Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की साइकाइट्री के अंदर। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले असाइलम की बात करेंगे। असाइलम मेंटली इल पेशेंट्स के लिए बनाए जाते थे और वर्ल्ड का जो सबसे पहला असाइलम था उसे इंग्लैंड में बनाया गया था। ये बैथलम असाइलम के नाम से जाना जाता था। मानसिक रोगियों को समाज से दूर अलग रखने की व्यवस्था की जाती थी। इसे असाइलम कहते हैं और पहला असाइलम इंग्लैंड के अंदर बना जिसे बैथलम असाइलम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ा, लोगों को मानसिक रोगियों की चिंता होने लगी, इनके बारे में और ज़्यादा स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया और फिर ये देखा गया, माना गया कि मानसिक रोगी ठीक किए जा सकते हैं अगर इन्हें विशेष केयर मिले तो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल 1973 के अंदर अमेरिका में ओपन किया गया। ये अमेरिका के विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में स्थित था। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल वाज ओपन्ड इन 1773 इन द विलियम्सबर्ग वर्जीनिया इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, फादर ऑफ अमेरिकन साइकाइट्री। फादर ऑफ अमेरिकन साइकाइट्री के नाम से बेंजामिन रश को जाना जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकाइट्री कौन है? बेंजामिन रश। नेक्स्ट, फर्स्ट एंटी साइकोटिक मेडिसिन का नाम है क्लोरप्रोमेजिन और ये 1952 में डिस्कवर की गई थी। 1952 में क्लोरप्रोमेजिन ड्रग को डिस्कवर किया गया था और ये पहली एंटी साइकोटिक ड्रग थी। फर्स्ट साइकाइट्रिक नर्स का नाम है लिंडा रिचर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली साइकाइट्रिक नर्स का नाम है लिंडा रिचर्ड और इन्होंने न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल से ग्रेजुएशन किया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो कि मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती है, इसकी डिस्कवरी 1938 के अंदर हुई थी, 1938 में हुई थी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकाइट्री फिलिप पिनल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकाइट्री फिलिप पिनल को कहा जाता है। 1975 में राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर पहली बार एमएससी साइकाइट्रिक नर्सिंग शुरू की गई थी। एमएससी में साइकाइट्रिक नर्सिंग को राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर इंक्लूड किया गया था सबसे पहले 1975 में। नेक्स्ट, 1965 में साइकाइट्रिक को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में बीएससी नर्सिंग में इंक्लूड किया जा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ईयर में बीएससी नर्सिंग के अंदर साइकाइट्रिक को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया गया, तो आप बता सकते हैं 1965 में। यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, नॉर्सेट 2023 में पूछे जाने की संभावना है। Next question is, a 6 months old client is admitted with possible intussusception. Which question during the nursing history is least helpful in obtaining information regarding this diagnosis? एक 6 महीने का बच्चा है और उसके अंदर इंटुसप्शन कंडीशन हो सकती है। इस बच्चे में हिस्ट्री लेते समय कौन सा क्वेश्चन इस डायग्नोसिस के लिए लीस्ट हेल्पफुल होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है।
इस इंटरसेप्शन डिजीज कंडीशन से संबंधित हिस्ट्री लेते समय इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन पूछना सबसे कम हेल्पफुल रहेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, टेल मी अबाउट हिज पेन। हम पेरेंट्स से कहेंगे कि बच्चे के पेन के बारे में कुछ बताइए, कैसा इसे पेन होता है, कब होता है। ऑप्शन बी, व्हाट डज हिज वॉमिट लुक लाइक। इस बच्चे को जो वॉमिट होती है वो कैसी दिखाई देती है। ऑप्शन सी, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट। हमें इसकी डाइट के बारे में बताएं। ऑप्शन डी, हैव यू नोटिस्ड चेंजेस इन हिज एब्डोमिनल साइज। आपने क्या इन दिनों इस बच्चे के एब्डोमेन के साइज में कुछ चेंजेस देखे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले हम बात करेंगे कि इंटरसेप्शन कंडीशन होता क्या है। अगर किसी बच्चे में, जैसे कि मान लीजिए ये किसी बच्चे की इंटेस्टाइन है, ये अगर इस तरह से एकदम सीधी हो तो फूड पार्टिकल इजीली यहाँ से आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। लेकिन क्या हो कि ये इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इंटेस्टाइन का आगे वाला हिस्सा अंदर की तरफ इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो चुका है। इसे टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। अब इस तरह का अगर कंडीशन हो जाती है तो फूड पार्टिकल यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और इस ऑब्स्ट्रक्शन पर लगातार प्रेशर के कारण यहाँ पर ब्लड वेसल्स पर भी दबाव पड़ेगा, जिससे इस एरिया में ब्लड सप्लाई रुकने लगेगी और यहाँ की सेल्स डैमेज होने लगेंगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ये चीज इंटरसेप्शन के नाम से जानी जाती है। टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल पार्ट इज नोन एज इंटरसेप्शन कंडीशन। ये कंडीशन मोस्टली 2 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और 6 महीने पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इंटरसेप्शन कंडीशन बॉयज में ज्यादा देखने को मिलते हैं गर्ल्स की तुलना में। इंटरसेप्शन कंडीशन से एक और क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट साइंस से अक्सर पूछा जाता है कि अगर बच्चे को इंटरसेप्शन कंडीशन है तो जो उसका स्टूल थोड़ा बहुत जो भी पास हो रहा है वो करंट जेली लाइक होता है। करंट जेली लाइक स्टूल यहाँ पर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन सी क्यों लीस्ट हेल्पफुल है। एक 6 महीने का बच्चा क्या खा सकता है और कितना खा सकता है, इसके बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। सो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर लीस्ट हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ स्किन अफेक्टेड बाय। इन चारों ऑप्शंस में से किसकी प्रेजेंस स्किन कलर को प्रभावित कर सकती है। लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, लेवल ऑफ एचबी सैचुरेशन, मिलेनिन, या फिर ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर बाइल पिगमेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि हमें अगर जॉन्डिस या हेपेटाइटिस जैसी कोई कंडीशन हो जाती है, तो इस सिचुएशन में बाइल की मात्रा बढ़ने के कारण बिलिरुबिन बढ़ेगा और हमारी स्किन जो है येलो नजर आएगी। तो हमारी स्किन का कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर किसी क्लाइंट के अंदर एचबी का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उसकी स्किन देखने में आपको पिंक दिखाई देगी, गुलाबी दिखाई देगी। अगर एचबी का कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेशन नॉर्मल से कम है, तो उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, जिससे स्किन का कलर नीला हो जाएगा। मिलेनिन एक पिगमेंट है जो कि मिलेनोसाइट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये हमारी स्किन में अगर एक ही जगह पर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो तो इससे हमारी स्किन ब्लैक नज़र आती है
और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, इसके जो उपस्थिति कम हो, तो स्किन वाइट होती है। गोरे लोगों में मेलानिन पिगमेंट की संख्या मात्रा कम होती है, जबकि काले लोगों में, डार्क स्किन वाले ब्लैक कलर के लोगों में मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is sending an arterial blood gas specimen to the laboratory for analysis. What information should the nurse include on the laboratory requisition except? आप किसी पेशेंट का एबीजी सैंपल लैब में भेज रहे हैं। नीचे बताए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को आप इस एबीजी सैंपल के साथ भेजी जाने वाली स्लिप में नहीं लिखेंगे? ऑप्शन ए, लिस्ट ऑफ क्लाइंट एलर्जीज। ऑप्शन बी, क्लाइंट टेम्परेचर। ऑप्शन सी, वेंटिलेटर सेटिंग्स। ऑप्शन डी, डेट एंड टाइम द स्पेसिमेन वाज ड्रॉन। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपल के साथ क्लाइंट को किन चीज़ों से एलर्जीज है इसके बारे में मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्लाइंट का बॉडी टेम्परेचर क्या है, किस वेंटिलेटर सेटिंग पर वो है और किस समय सैंपल लिया गया था, इन सब चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to ensure client safety, which assessment is most important for the nurse to make before advancing a client from liquid to solid food? इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए, आपने किसी क्लाइंट को सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद सर्जरी कंप्लीट रही सक्सेसफुली। अब इस पेशेंट को सर्जरी के बाद वापस नॉर्मल होने पर खाना पीना देना शुरू करना है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट को जब लिक्विड से सॉलिड फूड पर शिफ्ट किया जाएगा, तो किस चीज़ का असेसमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के असेसमेंट के बाद ही क्लाइंट को आप लिक्विड से सॉलिड फूड पर ट्रांसफ़र करेंगे। ऑप्शन ए कहता है बाउल साउंड की प्रेजेंस। ऑप्शन बी कहता है करंट एपेटाइट, यानी क्लाइंट को भूख लगना। ऑप्शन सी च्युइंग एबिलिटी, यानी खाने को चबाने की क्षमता। ऑप्शन डी फूड प्रेफरेंसेस, क्लाइंट के मनपसंद का खाना। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। क्लाइंट में जब भी कुछ भी चीज खाने या पीने के लिए दी जानी होती है सर्जरी के बाद, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लाइंट के अंदर बाउल साउंड आए हैं या नहीं आए हैं। बाउल साउंड के आ जाने का मतलब होता है क्लाइंट की इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट शुरू हो चुका है। अब यदि ये क्लाइंट खाना खाएगा, तो ये फूड आगे की तरफ मूव करेगा इंटेस्टाइन में, इसका एब्जॉर्प्शन होगा और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जा पाएगा। लेकिन अगर क्लाइंट में बाउल साउंड नहीं होते, तो क्लाइंट अगर खाना खा भी लेता है, तो क्लाइंट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाती और खाना स्टमक से आगे नहीं बढ़ेगा, और स्टमक से अगर आगे फूड कंटेंट नहीं शिफ्ट होगा, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बाउल साउंड चेक करने हैं कुछ भी खाने या पीने देने से पहले। सेकंड चीज, क्लाइंट के अंदर प्रोटेक्टिव गैग रिफ्लेक्स मौजूद है या नहीं, इस चीज को आपको चेक करना है। सर्जरी या ऑपरेशन के बाद में जब भी क्लाइंट को कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए दिया जाता है, तो इसकी शुरुआत जो है लिक्विड कंटेंट से होती है, फ्लूइड खाने से होती है। और अगर ये फ्लूइड गलती से क्लाइंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, तो इससे क्लाइंट में एस्पायरेशन और फिर रेस्पिरेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
गैग रिफ्लेक्स हमारी बॉडी का वह प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो किसी भी फूड सब्सटेंस को या वाटर को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। अगर क्लाइंट में ऑपरेशन के बाद गैग रिफ्लेक्स वापस आ चुका है, तो आप अब क्लाइंट को लिक्विड चीज पीने के लिए दे सकते हैं। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी है। क्लाइंट में सबसे पहले बाउल साउंड देखना है, अगर आ गया है तो फिर कुछ भी लिक्विड पीने के लिए दें। गैग रिफ्लेक्स चेक करें, उसके बाद लिक्विड पीने के लिए दें। और अब अगर क्लाइंट में च्यूइंग एबिलिटी आ चुकी है, यानी खाने को चबाने की क्षमता आ चुकी है, वो भोजन को अपने माउथ से च्युई करके खा सकता है, तो फिर आप इसे लिक्विड से सॉलिड फूड की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज का असेसमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफेजिया रेफर्स टू। अफेजिया का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ स्पीच, inability to speak, loud speech, high pitch speech. The right answer is option B, inability to speak. अगर कोई पर्सन बोल नहीं पा रहा है तो ये कंडीशन अफेजिया कहलाती है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, मे बी ड्यू टू ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड हर्ट साउंड इज ड्यू टू। हमारा जो सेकेंड हर्ट साउंड होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? एरोटिक वाल्व के कारण, मिट्रल वाल्व के कारण, ट्राइकस्पिड वाल्व के कारण, फोरामेन ओवल के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। हमारे हार्ट में टोटल 4 प्रकार के साउंड्स जनरेट होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप की मदद से हम सिर्फ 2 हर्ट साउंड्स को ही सुन सकते हैं। हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है, जो 0.8 सेकेंड्स का समय लेता है, जिसमें हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इस पूरे साइकिल के अंदर टोटल 4 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन जिन साउंड्स को हम 4 इम्पॉर्टेंट हार्ट साउंड्स का नाम देते हैं। और इनमें से ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा सिर्फ पहले और दूसरे साउंड को ही सुना जा सकता है। पहला हार्ट साउंड S1 या लब साउंड कहलाता है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने के कारण देखा जाता है। हार्ट के इस डायग्राम को देखकर हम ये चीज क्लियर करेंगे। ये हार्ट का डायग्राम है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम हैं, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसे हम लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो ये दोनों वाल्व्स एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हैं, इन दोनों वाल्व्स को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, और इन्हीं के बंद होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम S1 साउंड या लब साउंड के नाम से जानते हैं। हार्ट के एवी वाल्व के बंद होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे S1 या लब साउंड कहते हैं। जब आप अपने घरों में खिड़की और दरवाजों को बंद करते हैं, तो बंद करते ही एक साउंड जनरेट होता है। उसी प्रकार से जब आपके हार्ट के वाल्व बंद होते हैं, कपाट बंद होते हैं, तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। यही S1 या लब साउंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे हार्ट के सेकंड साउंड के बारे में, जिसे S2 साउंड कहा जाता है, या फिर इसे आप डब साउंड कहते हैं। ये हार्ट के सेमी ल्यूनार वाल्व के क्लोज होने के कारण बनता है। अब ये सेमी ल्यूनार वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। यहाँ पर जो वाल्व पाया जाएगा, इसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसे हम पल्मोनरी वाल्व का नाम देते हैं। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, उसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, उसे एरोटिक वाल्व कहते हैं। और ये दोनों ही वाल्व जो हैं,
सेमी ल्यूनार वाल्व का एग्जाम्पल है। सेमी ल्यूनार वाल्व कौन कौन से हैं? पल्मोनरी और एरोटिक वाल्व। इन दोनों के क्लोज होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम S2 साउंड या डब साउंड के नाम से जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। वाल्व जब ब्लड वेसल्स में या किसी जगह पर पाए जाते हैं तो इनका काम होता है यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। यानी हमारा ब्लड जब तक एक डायरेक्शन में बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तब तक ये वाल्व ओपन होते हैं। जैसे ही ब्लड का बैकवर्ड फ्लो शुरू होता है, ये वाल्व तुरंत क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप ऑफ अबॉर्शन इज? इनमें से अबॉर्शन के टाइप कौन से हैं उसे सेलेक्ट करें। ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ऑप्शन बी डायरेक्ट अबॉर्शन एंड इनडायरेक्ट अबॉर्शन। ऑप्शन सी recurrent abortion and septic abortion. Option D none of the above. The right answer is option A स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड दोनों ही अबॉर्शन के टाइप हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अपने आप होने वाला अबॉर्शन है, जबकि इंड्यूस्ड अबॉर्शन हम खुद जानबूझकर करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे CEAT के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम रेक्टम, कॉलोन और लंग्स कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज डायग्नोज्ड विथ esophageal atresia. Which assessment finding supports this diagnosis? अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग अगर मिलती है तो आप ये मानेंगे कि क्लाइंट में, बच्चे में इसोफेजियल अट्रेसिया मौजूद है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, कंटिन्यूअस ड्रूलिंग, स्लोड रिफ्लेक्सेस, passage of larger amount of frothy stool। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसोफेजियल एट्रेसिया कंडीशन होता क्या है। जैसे कि ये क्लाइंट की ओरल कैविटी है, माउथ है, यहाँ से फूड पाइप है, इसोफेगस, ये नीचे स्टमक में जाता है, फिर यहाँ से ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब भी हम कोई फूड सब्सटेंस खाते हैं तो माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक और फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को जन्मजात रूप से इसोफेजियल अट्रेसिया कंडीशन है तो उसके अंदर क्या होगा, माउथ से इसोफेगस चलेगी और उसके बाद इसोफेगस स्टमक में पहुंचने से पहले ही आपस में क्लोज हो जाएगी और इसोफेगस जो है स्टमक तक पहुंच ही नहीं पाएगी, या यूं कहें कि इसोफेगस की ओपनिंग स्टमक तक पहुंच खुलती ही नहीं है। तो अब बच्चा जो भी फूड खाएगा वो फूड माउथ से एंटर तो होगा लेकिन यहीं पर ठहर जाएगा, स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कंडीशन को हम इसोफेजियल अट्रेसिया का नाम देते हैं। इसोफेगस का कंटिन्यूअसली स्टमक तक पेटेंट नहीं होना, उसमें ब्लॉकेज होना इसोफेजियल अट्रेसिया कहलाता है, जिससे जो फूड सब्सटेंस है वो बच्चे के स्टमक तक नहीं पहुंच पाता। अब बताएं कि इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इस बच्चे के द्वारा जो भी सलाइवा स्वेलो किया जाएगा वो इसोफेगस तक पहुंचेगा। धीरे धीरे इस सलाइवा का लेवल इसोफेगस में बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा इसोफेगस फिल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे बच्चे के माउथ से लगातार सलाइवा बाहर की तरफ
गिरता रहेगा। तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा का मतलब होता है लगातार माउथ से पानी का गिरना, सलाइवा का गिरना, और ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे में ईसोफेगस पूरी भर चुकी है। ईसोफेगस में आगे ओपनिंग नहीं है कि ये कंटेंट स्टमक तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 100 ml, 600 ml, 400 ml, 500 ml। जब कोई पर्सन बिल्कुल रिलैक्स मोड में है, आराम से बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसके द्वारा एक बार ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट करने में कितना अमाउंट ऑफ एयर का एक्सचेंज हुआ, इसे हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और इस टाइडल वॉल्यूम की टोटल मात्रा होती है 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which bacteria maintains vaginal pH acidic? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया वेजाइना में पाया जाता है और वेजाइना की पीएच को एसिडिक बनाए रखता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डॉर्डरलैनिस बेसिलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वेजाइना के अंदर डॉर्डरलैनिस या लैक्टोबेसिलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया यहाँ मौजूद शुगर सब्सटेंस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता रहता है, जिसके कारण वेजाइना का पीएच हमेशा एसिडिक रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजाइनल नॉर्मल पीएच होता कितना है, तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में है, यानी 15 से 45 साल की उम्र के बीच में है, तो उसकी वेजाइना का पीएच आप जब चेक करेंगे तो हमेशा 4.5 से 5.5 के बीच में मिलेगा। और अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 5। 5 इज द एवरेज पीएच ऑफ वेजाइना। यहाँ पर इस बैक्टीरिया द्वारा जो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि इस बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरा बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजाइना में एंट्री लेगा, तो यहाँ मौजूद एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इस एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण वुमेन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कम होने की संभावना रहती है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। इस बात को याद रखिएगा कि कुछ बैक्टीरिया शरीर के किसी हिस्से में पाए जाते हैं, उन्हें हम नॉर्मल फ्लोरा मानते हैं। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मान लीजिए कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो पाया जाता है। अगर ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में है तो हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया किसी कारण से इंटेस्टाइन से निकलकर हमारे यूरिथ्रा में पहुंच जाए, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो हर बैक्टीरिया हमारे शरीर में किसी एक लोकेशन पर पाया जाता है, तब वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया उस एरिया से निकलकर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में चले जाए, तो इससे हमें डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। भारत में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा वुमेन के बीमार होने का क्या कारण है? मैटरनल मॉर्बिडिटी शब्द का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान बीमार होने का कारण। क्या ये एनीमिया है, हेमरेज है, एबॉर्शन है, या सेप्सिस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन and finally evaluate how much questions you have attended correctly and how many questions are wrong.
एक वर्ड है मॉर्बिडिटी और दूसरा वर्ड होता है मॉर्टेलिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉर्बिडिटी के अंदर मतलब होता है बीमारी का कारण, जबकि मॉर्टिलिटी शब्द का मतलब होता है डेथ से संबंधित। मॉर्बिडिटी मतलब बीमार, डिजीज्ड, और मॉर्टिलिटी का मतलब है डेथ। तो प्रेगनेंसी के दौरान भारत में सबसे बड़ा बीमारी का जो कारण बनता है वो होता है एनीमिया। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही हीमोडाइल्यूशनल एनीमिया कंडीशन मोस्टली वुमेन्स को देखने को मिलती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड नॉट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी प्रॉपरली एस रेशियो ऑफ एचबी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल मॉर्बिडिटी का कारण है एनीमिया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैटरनल मॉर्टिलिटी का कारण क्या है, तो आप बताएंगे हेमरेज। प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स की डेथ होने का सबसे बड़ा कारण इंडिया में क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे हेमरेज, यानी ब्लीडिंग का होना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पोर्टेंट है। Next question is, a client diagnosed with gestational hypertension has just been admitted and is in early active labor. Which assessment finding should the nurse most likely expect to note? अगर किसी वुमेन को जो कि लेबर में है और गैस्टेशनल हाइपरटेंशन से सफरिंग है, तो उसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिक्रीज ब्रैकियल प्लेक्सेस। गैस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाना, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। गैस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब ही है कि क्लाइंट का प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी का रहना। तो जब क्लाइंट इस प्रॉब्लम से सफरिंग है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट का बढ़ना, फीटल हार्ट रेट का कम होना और ब्रैकियल प्लेक्सस का कम हो जाना, ये यहाँ पर तीनों इससे संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Next question is, the substance involved in inflammatory reaction is, इनमें से inflammatory reaction में कौन सा substance involve पाया जाता है? heparin, renin, histamine, thyroxine। The right answer is option C, histamine। हमारे शरीर में किसी भी जगह पर इंजरी होने पर या किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होने पर बॉडी में मौजूद मास्ट सेल्स के द्वारा हिस्टामिन का रिलीज करवाया जाता है। जैसे ही ये हिस्टामिन रिलीज होता है, ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाकर कैपिलरीज को डायलेट कर देता है, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू, किडनी के मेन फंक्शन इनमें से कौन कौन से हैं? एलिमिनेट ऑक्सीजन, regulate fluid balance and removing waste product, metabolism of vitamins, eliminate carbon dioxide. Yes, exactly, option B is correct here. हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना और मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहे हैं बॉडी में, उसे बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू निकालना, ये किडनी का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which IV fluid given to PPH women initially?
किसी प्रेग्नेंट वुमेन को पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो आप इसमें कौन-सा आईवी फ्लूइड दे सकते हैं? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक प्लस 5% डेक्सट्रोज़। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइसोटोनिक। अगर किसी क्लाइंट को शॉक हुआ है या फिर वो पोस्टपार्टम हेमरेज में है, तो शुरुआती समय में हम उसे आइसोटोनिक फ्लूइड दे सकते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड की टोनिसिटी बॉडी के फ्लूइड की टोनिसिटी के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ इसे यूज करना सही है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, ये यहाँ दिया जा सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टमक कैंसर इज, हमारे स्टमक में किस जगह पर कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? द राइट आंसर इज एंट्रम। आइए एंट्रम की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये मान लीजिए ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर ईसोफेगस, दिस इज कार्डिया। ईसोफेगस और स्टमक जहाँ पर जुड़ते हैं उस एरिया को हम कार्डियक रीजन कहते हैं। और स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम फंडस कहते हैं। और ये वाला हिस्सा बॉडी है। बॉडी के नीचे ये वाला हिस्सा एंट्रम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एंट्रम। और इसके आगे वाला जो हिस्सा है वो पाइलोरस है। तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर की जो होती है वो स्टमक का एंट्रम वाला पार्ट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू होने से जस्ट पहले वाला भाग है, यानी पाइलोरस वाले एरिया से पहले वाला भाग एंट्रम। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Oedipus complex given by Sigmund Freud is seen in, इनमें से किस ऑप्शन में बताए गए एज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? बॉयज 3 to 5 years, बॉयज 1 to 3 years, गर्ल्स 3 to 5 years, गर्ल्स 1 to 3 years। The right answer is option A, boys of 3 to 5 years। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। सिगमंड फ्रेड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। सिगमंड फ्रेड नामक पर्सन ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। और इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रेड। इट इज अ ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। अब इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस के अंदर क्लासिफाई किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो प्लेजर एरिया होता है वो ओरल स्टेज के अंदर होता है। यही पॉइंट यहाँ पर ओरल स्टेज के रूप में सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिनोट करता है। और ये डेवलपमेंटल एरिया 0 से 1.5 साल तक की उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है। सेकेंड उन्होंने कहा एनाल स्टेज।
ये 18 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के बीच देखने को मिलती थी और इस एज के बच्चों में जो सेक्सुअल प्लेजर है वो एनाल एरिया में डेफिकेशन आदि के दौरान मिलता था। थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं जिसे कहा गया फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 टू 6 इयर्स के बीच में देखी जाती है, यानी प्री स्कूल एज के बच्चों में ये देखने को मिलती है और इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मेल चाइल्ड अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है और अनकॉन्शियसली वो चाहता है कि जो सेम सेक्स के उनके पेरेंट हैं उन्हें हटाकर ये ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट को अपने साथ रखे। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मेल में डेवलप होगा, इसमें मदर की तरफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल्स में डेवलप होता है, फीमेल चाइल्ड में डेवलप होता है और ये फादर के लिए डेवलप होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ऑडिपस फॉर मेल एंड इलेक्ट्रा फॉर फीमेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंसी स्टेज ऑफ सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। ये 6 से 12 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, यानी कि स्कूल एज के बच्चों में देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर पर आता है जेनाइटल स्टेज। ये 12 साल से अडल्ट एज तक के बच्चों में देखने को मिलता है। इस तरह से टोटल 5 स्टेजेस हमने बताई जिसमें 18 साल तक होते होते बच्चों में कंप्लीट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है। फर्स्ट ओरल, सेकंड एनाल, थर्ड पैलिक जिसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, फिर लेटेंसी और फाइनली जेनाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंडिंग ऑफ हेड डाउनवर्ड चेस्ट इज नोन एज। जब हम अपने हेड को चेस्ट की तरफ झुकाते हैं, जब हम अपने सर को नीचे की तरफ झुकाते हैं यानी चिन को चेस्ट के ऊपर टच करते हैं, तो इस मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। ये बेसिक सी टर्म्स हैं एनाफिजियो से जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में एफ आता है, एफ से सिंपली याद रखिएगा किसी भी चीज को फोल्ड करना। फ्लेक्शन का मतलब है फोल्ड करना। अब आप अपनी गर्दन को चेस्ट की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो ये फ्लेक्शन है। अब आपने गर्दन को वापस ऊपर उठा लिया तो ये एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन का मतलब फोल्ड करना, एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड करना या वापस अपनी पोजीशन में लेकर आना। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब बात करते हैं एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट की। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है और इस पर्सन के बॉडी के बीच से एक इमेजिनरी सेंटर लाइन हम मानते हैं। अब ये व्यक्ति जब अपने हाथों को इस सेंटर लाइन की तरफ मूवमेंट करवाता है तो इस चीज को हम एडक्शन के नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एडक्शन। और जब ये व्यक्ति अपनी हाथों को इस मिड लाइन से वापस दूर की तरफ ले जाता है तो इस चीज को हम एबडक्शन के नाम से जानते हैं। एडक्शन का मतलब हो गया मिडलाइन की तरफ लेकर आना और एबडक्शन का मतलब हो गया हाथों को मिडलाइन से दूर की तरफ लेकर जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकाइट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। साइकाइट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले क्रिश्चियन रेल द्वारा किया गया था। साइकाइट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले क्रिश्चियन रेल द्वारा किया गया था। साइकाइट्री शब्द का निर्माण दो वर्ड से मिलकर हुआ है, साइक प्लस आइट्रा। साइक प्लस आइट्रिया। साइक शब्द का मतलब होता है माइंड या सोल। माइंड या सोल, सोल मीन्स आत्मा। और आइट्रा शब्द का मतलब होता है ट्रीटमेंट। यानी साइकाइट्रिक मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज postpartum hemorrhage is loss of blood which is more than। डिलीवरी के बाद कितने ml से ज्यादा यदि ब्लड लॉस हो हम उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कह सकते हैं।
डिलीवरी के बाद कितने ml से ज़्यादा ब्लड लॉस का होना पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है? 80 ml, 100 ml, 500 ml, 900 ml? The right answer is option C, 500 ml. पोस्टपार्टम हेमरेज में अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस मोर देन 500 ml होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई के नाम से या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। पीनियल ग्लैंड का वेट 170 मिलीग्राम होता है। ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर में सेरिब्रल हेमिस्फेयर और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। इस पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन का सिक्रीशन किया जाता है। इस पीनियल ग्लैंड के द्वारा हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम को मेंटेन करवाया जाता है। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कि हमारा जो सोने जागने का रूटीन है, लाइट के लिए हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, डार्कनेस के लिए जो रिस्पॉन्स है, इस सब चीज़ों को मेंटेन करके रखने का काम पीनियल ग्लैंड द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nursing assessment finding indicates the presence of inguinal hernia on a child? किसी बच्चे में इंग्वाइनल हर्निया होने पर आपको असेसमेंट के दौरान कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, रिपोर्ट्स ऑफ डिफिकल्टी डेफिकेटिंग, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी क्लाइंट को। ऑप्शन बी, पेनलेस ग्रोइंग स्वेलिंग नोटिस्ड व्हेन द चाइल्ड क्राइज, जब बच्चा रोएगा तो उसके पेरिनियम एरिया में, ग्रोइन एरिया में पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम, बच्चे के स्क्रोटम सैक में टेस्टिस नहीं पाए जाएंगे। ऑप्शन डी, रिपोर्ट्स ऑफ ड्रिबलिंग यूरिनरी सिस्टम, उसके यूरिथ्रा से लगातार यूरिन की बूंदें गिरती रहेंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब किसी व्यक्ति के अंदर इंग्वाइनल हर्निया जैसी कंडीशन होती है, तो जब वो बियर डाउन करता है या उसके एब्डोमेन एरिया में प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये हर्निएटेड ऑप्शन पोर्शन बल्ज आउट हो जाता है। हर्निया का एग्जैक्ट मतलब ही यह होता है कि हमारे शरीर में जिस जगह पर आउटर कवरिंग कमजोर है, इस जगह पर बिना स्किन को पेनिट्रेट किए अंदर ही शरीर के किसी ऑर्गन का उभर आना। और इस कंडीशन में नॉर्मली क्लाइंट को दर्द नहीं होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है और वो जब क्राई करता है, रोता है, चिल्लाता है, तो उस समय उसके ग्रोइन एरिया में एक मांस का टुकड़ा उभरा हुआ दिखाई दे, यानी कि एक स्ट्रक्चर बल्ज आउट दिखाई दे, प्रोट्रूटेड महसूस हो, तो इसे हम इंग्वाइनल हर्निया का नाम देते हैं। डिफिकल्टी ऑफ डेफिकेशन यहां पर से संबंधित नहीं है। टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं होना क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जाना जाता है। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? हमारे ब्रेन के किस भाग में टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में, थैलेमस में, या मेडुला ऑब्लोंगेटा में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाए जाने वाली वह स्ट्रक्चर है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाती है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये हमारे थ्रस्ट को और हंगर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हमें कितनी भूख लग रही है, हमें कितनी प्यास लग रही है, हमारी बॉडी में कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हाइपोथैलेमस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सेरिबैलम वह स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करवाता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। थैलेमस हमारे बॉडी का रिले सेंटर माना जाता है जो कि सेंसरी मैसेज को बॉडी से ब्रेन की तरफ भेजता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे बॉडी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मानी जाती है। इस ब्रेन में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर के द्वारा इस ब्रेन की स्ट्रक्चर में बहुत सारे वाइटल सेंटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का सेंटर, कार्डियक सेंटर, वैसोडाइलेशन, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग आदि के सेंटर्स यही मौजूद होते हैं। यानी सिंपली कहें तो इन सभी फंक्शंस का जो रेगुलेशन होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही होता है। और अगर किसी क्लाइंट में हेड इंजरी के बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा में चोट लग जाए तो ये सभी फंक्शंस प्रभावित हो सकते हैं और क्लाइंट की डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज height of uterus at level of umbilicus at which period of gestation? प्रेगनेंसी में किस सप्ताह पर जो यूट्रस की हाइट है यानी फंडस वाला पार्ट है वो अम्बिलिकस के लेवल पर पहुंच जाता है? 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर, 24 पर, 28 पर या 32 सप्ताह पर? When the fundal height reaches at the level of umbilicus, the right answer is option B 24 weeks. इन ऑप्शंस के बिहाफ पर हम यहाँ 24 वीक को सही मानेंगे बिकॉज अम्बिलिकस के लेवल पर जो हाइट होती है अराउंड 20 टू 22 वीक्स पर देखी जाती है। प्रेगनेंसी के बाद 12 से 14 सप्ताह की एज पर गेस्टेशनल पीरियड पर जो फंडल हाइट होती है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के लेवल पर मानी जाती है। 16 वीक्स का प्रेगनेंसी होते ही जो फंडल हाइट है वो अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के बीच में होती है। यानी नाभि और पेल्विस के जो आगे वाली हड्डी है यानी सिम्फाइसिस बोन है, इनके बीच में होती है 16 सप्ताह पर। 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर जो फंडल हाइट है वो नाभि के लेवल पर होती है, नेवल के लेवल पर होती है, अम्बिलिकस के लेवल पर होती है। और 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर जो फंडल हाइट है वो जिफॉइड प्रोसेस पर होती है। जिफॉइड प्रोसेस हमारी ब्रेस्ट बोन के नीचे वाला तीखा नुकीला पार्ट है जहां पर आप अपनी हथेलियों को रखकर सीपीआर देते हैं। इसके बाद 36 सप्ताह के बाद 37वें सप्ताह में वेलकम साइन देखने को मिलता है और बच्चा पेल्विक में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर फंडल हाइट वापस कम होने लगती है। तो 37 से 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी में जो फंडल हाइट होगी वो स्टर्नम से जिफॉइड प्रोसेस से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड? लेबर की किस स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है? स्टेज 1, 2, 3, 4? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेज 3। आप चाहें तो यहां पर ये चीज नोट कर सकते हैं, जैसे ही वुमेन को ट्रू लेबर पेन होने लगता है यहाँ पर हम स्टेज 1 को शुरू मान लेते हैं और इस स्टेज के अंदर सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन देखने को मिलता है।
जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, वुमन स्टेज 2 के अंदर आ जाती है। लेबर की पहली स्टेज की शुरुआत वुमेन को ट्रू लेबर पेन होने से हो जाती है और ये तब तक होता है जब तक कि सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक नहीं हो जाए। जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, तुरंत लेबर की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर बेबी बर्थ देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है। लेबर की थर्ड स्टेज के अंदर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है। लेबर कई बुक्स के अंदर 4 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। लेबर की फोर्थ स्टेज को 1 घंटे की माना जाता है और इसे रिकवरी पीरियड कहते हैं। इसके अंदर ऑर्गन्स अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आना शुरू कर देते हैं और वुमेन को जो लेबर प्रोसेस के दौरान डिफिकल्टीज डिस्कम्फर्ट हो रहा था, अब बॉडी कुछ रिकवर करने लग जाती है। इस तरह से लेबर को हम 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सर्वाइकल डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर इन स्टेज 1, बेबी बर्थ स्टेज 2, प्लेसेंटा डिलीवरी स्टेज 3 एंड रिकवरी स्टेज 4। Next question is, the nurse caring for a client in the active stage of labor is monitoring fetal status and notes that the monitor strip shows a late deceleration. Based on this observation, which action should the nurse plan to take immediately? एक क्लाइंट जो कि एक्टिव लेबर की स्टेज में है, इस क्लाइंट में जब हम फीटल हार्ट रेट का मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो हमें लेट डिसलरेशन देखने को मिलता है। इस फाइंडिंग के बिहाफ पर नर्स द्वारा इस सिचुएशन में कौन सा एक्शन लिया जाना सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द क्लाइंट विया फेस मास्क। हम क्लाइंट को फेस मास्क की मदद से ऑक्सीजन दिलवाएंगे। ऑप्शन बी, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट बर्थ। ऑप्शन सी, इंक्रीज द रेट ऑफ एन ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन। हम क्लाइंट में ऑक्सीजन ड्रिप की मात्रा बढ़ा देंगे। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। हम इसे नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे कि डिसेलरेशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है अर्ली डिसेलरेशन। फिर उसके बाद में होता है लेट डिसेलरेशन और थर्ड आता है वेरिएबल डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का सिंपल मतलब होता है जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक पर हो तो उस समय बच्चे की हार्ट रेट का कम हो जाना। एक बार इस चीज को समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं इमेज। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही पीक पर होता है, पावरफुल स्टेट में होता है, तब बच्चे की हार्ट रेट अचानक से कम हो जाती है। ये चीज डिसेलरेशन कहलाता है। बच्चे के हार्ट रेट का यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के समय कम हो जाना डिसेलरेशन कहलाता है। आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर पर पाँव रखते हैं तो गाड़ी तेज भागती है, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब आपको स्पीड गाड़ी की कम करनी हो या गाड़ी रोकनी हो तो एक्सेलरेटर से आप पैर हटा लेते हैं, तो इस प्रोसेस को डिसेलरेशन कहते हैं। जैसे ही वुमेन में लेबर के दौरान यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण बच्चे की हार्ट रेट जो कि पहले नॉर्मल चल रही थी अचानक कम हो जाती है। इस चीज को हम फीटल डिसेलरेशन के नाम से जानते हैं और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और बच्चे की हार्ट रेट कम हो गई तो इसे आप अर्ली डिसेलरेशन के नाम से जानते हैं और ये जनरली
हेड कंप्रेशन के कारण होता है, यानी बच्चे के हेड पर कंप्रेशन पड़ने के कारण उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। ये इसे हम नॉर्मल मानते हैं, इसमें कोई विशेष इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड हम बात करते हैं लेट डिसेलरेशन की। इस सिचुएशन के अंदर जो कॉज होता है वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को माना जाता है। प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी के कारण जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तब बच्चे की हार्ट रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन धीमा होने लगता है अचानक बच्चे की हार्ट रेट कम होने लगती है। इसे हम लेट डिसेलरेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड टाइप होता है वेरिएबल डिसेलरेशन। इसमें कोई विशेष पैटर्न ऑफ डिसेलरेशन नहीं देखने को मिलता। कभी अचानक से कॉन्ट्रैक्शंस के आने पर बहुत ज्यादा हार्ट रेट कम हो जाएगी, कभी नॉर्मल रहेगी, कभी कुछ कम होगी, कभी लेट होगा, कभी अर्ली हो जाएगा, कभी मौके पर होगा। इस तरह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और जिस जगह पर वेरिएबल डिसेलरेशन जैसी कंडीशन होती है उसके लिए जो कॉज होता है वो माना जाता है कॉर्ड कंप्रेशन का, यानी बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर दबाव पड़ रहा है। इस वजह से एग्जैक्ट जो डिसेलरेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा, और हमें तुरंत कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। होपफुली अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। बैक टू द क्वेश्चन अगेन, चूज योर आंसर वाइसली। लेट डिसेलरेशन हो रहा है, यानी कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो रहेगा कि हम तुरंत क्लाइंट को फेस मास्क की मदद से ऑक्सीजन डिलीवर करवाएंगे। जब भी क्लाइंट के अंदर लेट डिसेलरेशन होता है तो इसका कॉज प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को माना जाता है, और इस सिचुएशन में प्रायोरिटी एक्शन रहता है पेशेंट में तुरंत ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर किया जाए ताकि बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके और उसे प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा लेट अर्ली या फिर वेरिएबल डिसेलरेशन होने पर हमें एग्जैक्ट कॉज का पता करना होता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसके अनुसार हमें इंटरवेंशंस करने होते हैं। मोस्ट केसेस में जब लेट डिसेलरेशन होगा तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर रखना है ताकि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके अलावा अगर क्लाइंट को ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप चल रही है और बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन जैसी कंडीशन हो गई है, तो आप तुरंत ड्रिप को बंद कर देंगे या कम कर देंगे। ये चीज आपका प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा अगर क्लाइंट को हाइपोटेंशन जैसी स्थिति है तो तुरंत क्लाइंट में आईवी लाइन कनेक्ट कर सकते हैं आप, और क्लाइंट के लेग्स को हल्का सा एलिवेट कर सकते हैं ताकि वीनस रिटर्न लॉट बेहतर हो और क्लाइंट में बीपी मैनेज हो जाए। इस तरह से आप इस सिचुएशन के अंदर डिसीजन लेकर तुरंत इसे मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही इमरजेंसी स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन K2 is synthesized in human body by। हमारे शरीर में विटामिन K2 का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, स्प्लीन में, बैक्टीरिया इन कॉलोन में, या फिर मसल फाइबर्स में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण हेतु आवश्यक है, और इसकी कमी होने पर ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन के दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है विटामिन K1, जो जिसे आप फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑयल और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। जबकि विटामिन K2 जो है इसे मीनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is teaching an adult who has angina about taking nitroglycerin. The nurse tell him
he will know the nitroglycerin is effective when। अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन है यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन है और आप इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन देते हैं, तो ये मेडिसिन इफेक्टिव है, ऐसा आपको कब पता चलेगा? इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कीजिएगा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये कहेंगे कि पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो दी गई थी वो अपना काम कर रही है, इफेक्टिव है। ऑप्शन 1, ही एक्सपीरियंसेस टिंगलिंग अंडर अंडर द टंग, पेशेंट को जीभ के नीचे टिंगलिंग सेंसेशन होगा। ऑप्शन 2, हिज पल्स रेट इंक्रीज, उसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। ऑप्शन 3, हिज पेन सबसाइड्स, इसका दर्द गायब हो जाएगा। ऑप्शन 4, हिज एक्टिविटी टॉलरेंस इंक्रीजेस, वो ज्यादा एक्टिविटी कर पाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम जो आप 3 जून को देने जाने वाले हैं, उसके लिए होपफुली आप सभी ने अपने फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे। लास्ट टाइम का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। जब भी किसी क्लाइंट को चेस्ट पेन होने पर हम नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन देते हैं, तो ये मेडिसिन कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करवा देती हैं, यानी उनका आकार बढ़ा देती हैं, और जैसे ही कोरोनरी आर्टरीज का साइज बढ़ता है, हार्ट तक ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचने लगता है, जिससे वहां पर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वो ठीक हो जाती है, और क्लाइंट में इस्चीमिया के कारण जो हार्ट चेस्ट पेन हो रहा था वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा होते ही हम ये मानेंगे कि क्लाइंट को नाइट्रोग्लिसरीन दी गई थी, वो अपना काम ठीक से कर रही है। जैसे ही क्लाइंट का पेन ठीक होने लगता है, क्लाइंट की पल्स रेट भी डिक्रीज हो जाती है, ना कि इंक्रीज होती है। क्लाइंट की एक्टिविटी, इस समय क्लाइंट को हम एक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ाते ही ऑक्सीजन की कमी वापस होने लगेगी और क्लाइंट को चेस्ट पेन होने लग जाएगा। अब क्लाइंट ने जैसे ही इस मेडिसिन को सबलिंगुअल रूट से लिया यानी जीभ के नीचे रखा, इस एरिया में क्लाइंट को टिंगलिंग सेंसेशन होता है, थोड़ी देर बाद कॉम्प्लिकेशन के रूप में हेडेक हो सकता है। तो ये दोनों फाइंडिंग इस ड्रग के पोटेंट होने को बताते हैं, प्रभावी होने को बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which test is contraindicated in women with antepartum hemorrhage? इनमें से अगर वुमन प्रेग्नेंट है और उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन सा टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? Which test is contraindicated during vaginal bleeding during pregnancy? USG abdomen, per vaginal exam, amniocentesis, chorionic villus sampling। The right answer is option B, per vaginal exam। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए आपको फिंगर्स को वेजाइना में इंसर्ट करना होता है, और अगर वुमेन में ऑलरेडी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और आपको इसका कॉज पता नहीं है और आपने पर वेजाइनल एग्जाम किया बार बार, तो इससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है और ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग वहां पर हो सकती है। इस हैवी ब्लीडिंग से बचने के लिए हम एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन में वेजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें